तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी मेजर को। इसकी IMDb रेटिंग है 9.1 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर अपने घर आए होते हैं। घर पर उनके माता पिता उनसे काफी नाराज होते हैं क्योंकि संदीप ने कुछ ऐसा किया था जो उन्हें नहीं करना था। हमें दिखाया जाता है कि संदीप इंडिया का बॉर्डर पार करके पीओके की तरफ चले गए थे, जिस बात से पाकिस्तानी आर्मी हवाई फायरिंग करने लग जाती है। संदीप के सीनियर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम बॉर्डर पार करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों गए जो कि हमारा नहीं है। संदीप जवाब देता है कि वो हमारा ही तो है सर। अब इसके बाद हमें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बचपन का समय दिखाया जाता है, जहां हमें देखने को मिलता है कि संदीप को बचपन से ही वर्दी से कुछ ज्यादा ही लगाव था। जब भी वो किसी पुलिस वाले या फिर आर्मी की वर्दी देखता था तो उसी में खो सा जाता था और बस यही सोचता था कि वो भी एक दिन वही वर्दी पहनेगा। उसके अंदर वैसे ही क्वालिटीज भी आने लगी थी, जैसे कि किसी के ऊपर मुसीबत आने पर उसको बचाना, भले वो उस काबिल हो या ना हो, लेकिन वो सबके साथ खड़ा हो जाता था। ऐसे ही विचारों को साथ लिए संदीप बड़ा हो जाता है और अब उसके स्कूल का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ बाथरूम में बातचीत कर रहा होता है। ठीक वैसे ही बातें जैसे आप और हम अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम में जाकर किया करते थे। तभी वहीं अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसे देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो बॉयज वॉशरूम था। लड़की कहती है कि गर्ल्स वॉशरूम भरा हुआ था तो मैं यहाँ आ गई थी, लेकिन फिर तुम लोग आ गए। संदीप उसकी बातों से ज्यादा उस पर ध्यान देते हुए उसको ही देखे जा रहा होता है, जैसे कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया हो। संदीप उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन वो लड़की जिसका नाम ईशा होता है वो उसे ज्यादा भाव नहीं देती और वहां से जाने लग जाती है। तभी संदीप उसकी फोटो खींच लेता है ताकि उसके पास सबूत रहे कि वो बॉयज वॉशरूम में घुसी थी, ताकि ईशा ये कंप्लेन ना कर सके कि वो लोग वॉशरूम में क्या क्या चीजें कर रहे थे। ईशा बहुत अमीर घर की बेटी थी, लेकिन ये अमीरी उसके लिए मायने नहीं रखती थी क्योंकि उसके पिताजी काम में बिजी रहते थे और उसकी माँ पार्टीज करती रहती थी और उसे अकेले ही अपना जीवन बिताना पड़ता था। तो उसके पास पैसे तो थे, लेकिन माँ बाप की केयरिंग और प्यार उसे नहीं मिल पाता था। अब हम देखते हैं कि संदीप किसी भी बहाने से ईशा से बात करने की कोशिश करने लग जाता है। ईशा को पहले संदीप अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके हंसमुख और केयरिंग नेचर को देखते हुए वो उसे पसंद आने लग जाता है। फिर धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे से जानने लग जाते हैं। दोस्ती से बढ़कर भी उनके बीच फीलिंग आने लग जाती है। ऐसे ही प्यार और पढ़ाई करते हुए स्कूल टाइम बीत जाता है और फेयरवेल का दिन आ जाता है, जहाँ पर सभी को उस तरह की ड्रेस पहन के आनी थी जो वो अपनी लाइफ में बनना चाहते थे। हम देखते हैं कि संदीप नेवी की यूनिफॉर्म पहनकर आता है क्योंकि उसका बचपन से ही नेवी में जाने का सपना था और उसको साकार करने में लगा हुआ था। और उसे देखकर ईशा एकदम इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो उस यूनिफॉर्म में काफी अच्छा लग रहा था। फेयरवेल पार्टी खत्म हो जाने के बाद दोनों लोग कार से घर जा रहे होते हैं। तभी ईशा संदीप से अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो 3 जादुई शब्द बोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी संदीप को दिखाई पड़ता है कि उसके मोहल्ले में एक आदमी अपनी बीवी को मार पीट रहा है। संदीप को दिखाई पड़ता है कि आदमी के पास एक बोतल है, तो उसे लगता है कि वो एसिड है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे औरत के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर पता चलता है कि बोतल में एसिड नहीं बल्कि देसी दारू है। ये नजारा देखकर ईशा काफी डर जाती है क्योंकि अगर वो सच में एसिड होता तो संदीप के साथ कुछ भी हो सकता था। संदीप जब घर जाता है तो उसके माँ बाप और बहन बाहर ही खड़े होते हैं और तब यहाँ पता चलता है कि संदीप ने जो नेवी के लिए अप्लाई किया था उसमें वो रिजेक्ट हो गया है, जिस बात से संदीप काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसका बचपन का सपना टूट गया था। संदीप के पिता को इस बात का दुख बिल्कुल भी नहीं था कि वो रिजेक्ट हो गया था, बल्कि वो इस बात पर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि उसने नेवी का फॉर्म भरा ही क्यों था, क्योंकि संदीप के माता पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो नेवी
में जाए, बल्कि ये चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई करके नौकरी करे और साधारण तरीके से अपना जीवन बिताए। ईशा संदीप से कहती है कि तुम उस वक्त बिना कुछ सोचे समझे बचाने के लिए चले गए थे, और अगर वो सच में एसिड होता तो क्या होता, और अब तुम नेवी में जाना चाहते हो तो हमारा सिर्फ दोस्त बने ही रहना सही है, क्योंकि हमेशा तो मैंने अपने माँ बाप का इंतजार ही किया है, तो अब मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा भी इंतजार करते रह जाऊं। संदीप कहता है कि अब तो मैं वैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे रिजेक्ट कर दिया है। ईशा कहती है कि तुम इस रिजेक्शन से रुकने तो नहीं वाले, और वर्दी सिर्फ नेवी में ही नहीं होती है। ये सुनकर संदीप का दिमाग खुलता है और समझता है कि सिर्फ नेवी ही ऐसी जगह नहीं है जहां वो वर्दी पहनकर सबकी रक्षा कर सकता है, बल्कि और भी कई पोस्ट हैं। तो वो अपने घर वालों के सामने जाकर अपने पिता से आंखें मिलाते हुए कह देता है कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। घर वाले जानते थे कि संदीप ने जो तय किया था वो उसे पाकर ही रहेगा, और ऐसा होता भी है। काफी मेहनत करने के बाद संदीप का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है और ट्रेनिंग के लिए वो घर से जा रहा होता है। पिताजी उस समय भी पूरे मन से राजी नहीं थे, लेकिन अपने बेटे का सपना पूरा होता देख वो अपनी चिंता को किनारे करते हुए उसे गले लगाकर आशीर्वाद देकर जाने देते हैं। अब हम देखते हैं कि संदीप ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंच जाता है और वहां बाकी ऑफिसर्स के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। वहां सभी को इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा था कि वो किसी भी मुसीबत में खुद संभल सकें और हर तरह के चैलेंजेस पार कर सकें। वहां सभी को सिखाया जा रहा था कि आपकी ड्यूटी सिर्फ लड़ना या मरना नहीं, बल्कि लोगों को बचाना भी आपकी ड्यूटी है। संदीप के दिल में ईशा के लिए फीलिंग्स अब भी बरकरार थीं, तो वो उसे प्रेम पत्र लिखकर भेजा करता था, पर ईशा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता था, जिस बात से संदीप के मन में उदासी बनी रहती थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो उसे भूल गई हो। हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान सीनियर ऑफिसर सबसे सवाल करते हैं कि वो ट्रेनिंग के बाद क्या बनेंगे। तो एक लड़का कहता है कि हम मर्द बनेंगे जो देश के लिए लड़ते हैं। फिर कोई कहता है कि हम लोगों को बचाने वाले बनेंगे। तभी संदीप कहता है कि हम सोल्जर्स बनेंगे। सीनियर ऑफिसर उससे सवाल करता है कि तुम ही बताओ कि आखिर फौजी के मायने क्या होते हैं। तो उस वक्त संदीप के पास इसका जवाब नहीं होता। काफी मेहनत और लगन से ट्रेनिंग करते हुए कई महीने बीत जाते हैं और इस दौरान सीनियर द्वारा पूछे गए उस सवाल का जवाब भी संदीप को मिल जाता है। संदीप कहता है कि फौजी होने के मायने क्या हैं, इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, बस उसे जिया जा सकता है, और मैं वादा करता हूँ कि अब से मेरी जिंदगी का हर पल इस सवाल का जवाब बनेगा। अब हम देखते हैं कि एक लड़का संदीप के रूम में आता है और बताता है कि तुम जो लेटर्स अपनी प्रेमिका के लिए लिखते हो वो उस तक कभी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि एक दूसरा लड़का उन लेटर्स को छुपाकर रख लेता है और तुम्हारी प्रेमिका की तरफ से भी कई लेटर्स आए हैं जो कि उसके ही पास हैं। संदीप तुरंत भागते हुए उस लड़के के पास जाता है और सीधा उसकी गर्दन को पकड़ते हुए पूछता है कि लेटर्स कहाँ हैं। वो लड़का संदीप से चिढ़ता था क्योंकि संदीप उससे हर चीज में आगे था, इसी वजह से उसने ये हरकत की थी। संदीप को अपने और ईशा द्वारा भेजे गए सारे लेटर्स मिल जाते हैं और उनको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ईशा अगले ही दिन विदेश जाने वाली है। संदीप बिना कुछ सोचे समझे अपना बैग पैक करके ईशा से मिलने के लिए निकल जाता है और कैसे भी करके वो उसके पास पहुंच ही जाता है, जिसे देखकर ईशा काफी शॉक हो जाती है। संदीप उसे बताता है कि उसे कल ही उसके सारे पत्र पढ़ने को मिल पाए। बाकी सारी बातें बताने के लिए वो उसका हाथ पकड़कर लेके चला जाता है। वो ईशा को लेकर बस स्टेशन जाता है और कहता है कि अगले 5 मिनट में मेरी बस जाने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 5 मिनट तुम्हारे साथ बिता लूं। संदीप कहता है कि आने वाले वक्त में मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा वो बस तुम्हारा होगा। संदीप बस में चढ़ जाता है और जाते जाते उससे वो 3 जादुई शब्द कह देता है जो एक समय पर ईशा उससे कहना चाहती थी। ईशा भागते हुए संदीप के पास जाती है और उसके होठों को अपने होठों से मिलाते हुए वो भी अपने प्यार का इजहार कर डालती है और तब वो दोनों एक हो जाते हैं। अब कई साल बीत जाते हैं और हमें कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं जिनसे पता चलता है कि संदीप और ईशा की शादी हो चुकी है। संदीप छुट्टी में घर आया हुआ था और छुट्टियां बिताने के बाद वो वापस ड्यूटी पर जा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि संदीप अपनी ड्यूटी पर रहता है और वहीं ईशा बेंगलोर में नौकरी करती है, तो वो दोनों कभी कभार ही मिल पाते हैं या महीने हो जाते हैं बिना मिले हुए या बात किए हुए। संदीप अब एनएसजी में ट्रेनिंग ऑफिसर बन चुका था, जहाँ वो सभी को ट्रेनिंग देता था कि जब हालात जंग वाले बन जाएं तो कैसे सबको बचाना है और खुद भी बचना है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बहुत जल्द बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली थी, क्योंकि हमारे दुश्मनी देश पाकिस्तान में इंडिया के अंदर कुछ गलत करने की प्लानिंग बन रही थी। हम देखते हैं कि संदीप अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता है, तभी उसे एक लिफाफा मिलता है जो कि ईशा की तरफ से आया हुआ था, जिसे देखकर संदीप के चेहरे पर से रंग उतर जाता है, क्योंकि उस लिफाफे में कुछ ऐसा था जो कि सही तो नहीं था।
अब हमें मुंबई में स्थित ताज होटल को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कई लोग वहां रहने के लिए आ रहे होते हैं और काफी चहल पहल देखने को मिलती है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम प्रमोदा होता है, जो कि होटल में रहने के लिए आई होती है। प्रमोदा अपने रूम में जा ही रही होती है कि तभी एक छोटी बच्ची शैली, जो कि अपने पिता के साथ होती है, वो उसे हेलो कहती है। हम देखते हैं कि समुद्र के रास्ते कई आतंकवादी मुंबई शहर में घुसते हैं और अलग अलग जगह जाने के लिए टैक्सी लेते हैं। कुछ लोग ताज होटल के पास जाते हैं और कुछ दूसरे होटल्स की तरफ जाते हैं और टैक्सी में बॉम्ब रखकर दूर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद टैक्सी में रखे बॉम्ब में धमाका होता है और फिर तब हर जगह हड़बड़ी मच जाती है और कई लोग उस धमाके में मारे जाते हैं। फिर सभी आतंकी बंदूक लेकर ताज होटल के अंदर घुस जाते हैं और अंधाधुंध तरीके से गोलियां चलाने लग जाते हैं। उधर संदीप ईशा को कॉल करके बात करने की कोशिश करता है, पर ईशा फोन नहीं उठा रही होती। तभी उसे ये खबर मिलती है कि मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तो वो तुरंत अपने बेस की ओर लौट जाता है। संदीप घर पर कॉल करके खबर देता है कि मुंबई में अटैक हुआ है, लेकिन वो ये भी बताता है कि ट्रेनिंग ऑफिसर को मिशन पर जाने नहीं देते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमोदा अपने रूम में होती है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। वो बाहर जाकर देखती है तो एक आतंकी बंदूक लिए खड़ा होता है, जिसे देखकर उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और वो तुरंत अंदर जाके छुप जाती है। सारे आतंकी ये भी नहीं देख रहे थे कि कोई बूढ़ा है या बच्चा है या औरत है, उन्हें बस लोगों को मारने से ही मतलब था और ऐसा करके वो पूरे देश में दहशत का माहौल बनाना चाहते थे। हम देखते हैं कि होटल में कमांडोज भेजने की तैयारी की जा रही होती है, तो संदीप अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि वो भी इस मिशन में जाना चाहता है, पर ऑफिसर उसे जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग ऑफिसर था। संदीप कहता है कि जिन्हें भेजा जा रहा है उन्हें मैंने ही ट्रेंड किया है, तो मुझे तो वहां जाना ही चाहिए। ये बात सुनकर सीनियर ऑफिसर उसे भी मिशन में जाने की परमिशन दे देते हैं। संदीप की एक आदत थी कि जब भी उसे अपनी माँ की याद आती थी तो वो अपनी माँ की पर्स की महक ले लेता था, ताकि वो ये महसूस कर सके कि वो उनके पास ही है। और जिस मिशन पर वो जा रहा था उसमें जान का खतरा पूरा था, इसीलिए उसे अपना घर याद आ रहा था। उधर संदीप के पिताजी फोन करके जानकारी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि संदीप कहाँ है, पर उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा होता। हम देखते हैं कि मुंबई पुलिस एक आतंकी अजमल कसाब को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसमें एक पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं और ये सारी न्यूज दूर बैठे आतंकियों का मेन लीडर देख रहा होता है, जो कि वही आतंकियों को ऑर्डर्स दे रहा था। न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स ताज होटल के बाहर खड़े होकर पल पल हर पल की खबर देने में लगे हुए थे और कौन कैसे क्या कर रहा है ये सारी बातें अंदर बैठे आतंकी भी देख रहे थे और उसी हिसाब से प्लान बना रहे थे। एनएसजी की टीम जब ऊपर के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश करती है तो आतंकी उन्हें मार डालते हैं और ये जानकारी उन्हें न्यूज चैनल से मिल रही थी कि कमांडोज अंदर कहां से घुस रहे हैं। संदीप अपनी टीम को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ अब ताज होटल के अंदर घुस जाता है और वहीं आतंकी हर एक कमरे में घुस घुस कर लोगों को गोली मारे जा रहे होते हैं। प्रमोदा अपने रूम में छुपी बैठी हुई थी कि तभी उसे वो छोटी बच्ची शैली का ख्याल आता है, तो वो उसको बचाने के लिए बाहर निकलती है। शैली के पिता मारे गए थे और शैली उसे कमरे में छुपी हुई मिलती है, तो वो उसे लेकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। आतंकी न्यूज चैनलों से खबर देखकर प्लान बनाते हुए एनएसजी कमांडोज पर हमला करते जा रहे थे और फिर उन्हीं की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को मारने लग जाते हैं। संदीप और उनकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और जो भी उन्हें मिल रहा था उन्हें रेस्क्यू करती जा रही थी, पर आतंकियों ने कई लोगों को एक ही जगह पर बंदी बनाकर रखा हुआ था। संदीप एक हॉस्टेज को बचाकर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके जूते पर खून के निशान हैं, जिससे कि वो समझ जाता है कि वो कोई हॉस्टेज नहीं बल्कि आतंकवादी है। अब उन दोनों में 1-on-1 फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें कि संदीप उसे पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है, पर आतंकी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। इस दौरान संदीप को गोली लग गई थी, जो कि गर्दन से छूते हुए निकल गई थी, तो उसके सीनियर उसे वापस बुला लेते हैं क्योंकि दूसरों की जान बचाने के साथ साथ खुद की भी जान बचाना जरूरी था। उधर दो आतंकी प्रमोदा के रूम में घुस जाते हैं, लेकिन प्रमोदा शैली को छुपा देती है और खुद बालकनी से लटक जाती है और कैसे भी करके उन आतंकियों से बच जाती है। अब हम देखते हैं कि ईशा संदीप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन संदीप ऐसे सिचुएशन में था जहां फोन नहीं उठा सकता था, तो बात नहीं हो पाती। अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि ईशा और संदीप की शादी हो गई है। संदीप को जल्द ही ड्यूटी पर वापस जाना था, तो वो ईशा को साथ में ही चलने को कहता है। हम देखते हैं कि ईशा संदीप के साथ आ तो जाती है, लेकिन वहाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ संदीप के जैसे सभी ऑफिसर्स थे और सब उसी तरह की बातें होती थीं, जिसमें कि ईशा घुल मिल नहीं पा रही थी। ईशा संदीप को
बताती है कि उसे बेंगलोर की एक कंपनी से जॉब का ऑफर आया है जिसमें कि अच्छी पोस्ट भी है और सैलरी भी, लेकिन मैं कल ही मना कर दूंगी। संदीप ऐसा इंसान तो नहीं था जो दूसरों की खुशियों को ना समझे, इसीलिए वो ईशा को बेंगलोर जाकर जॉब करने को कह देता है। ईशा बेंगलोर पहुंच गई थी और अपनी नौकरी करने लगी थी, लेकिन संदीप से काफी दूर हो गई थी और जब वो चाहे तब संदीप उसके पास नहीं आ सकता था और न ही रोज फोन पर बात हो सकती थी, क्योंकि संदीप कहीं न कहीं किसी मिशन में गया होता था, क्योंकि उसका काम तो देश की रक्षा करना ही था। एक दिन ईशा को पेट में बहुत जोरों से दर्द होता है तो ऑफिस के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी संदीप का कॉल आता है और वो बताता है कि हमारे ऊपर अटैक हो गया था और हम ऐसी जगह फंस गए थे जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था, तो इसीलिए तुमसे बात नहीं हो पाई, और क्या तुम ठीक हो या नहीं। ईशा कहती है कि वो ठीक है, पर असलियत तो ये थी कि वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन वो कह देती है कि वो ऑफिस में है और बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं कि जब संदीप ईशा के पास आता है तो उनमें बहसबाजी हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ईशा हॉस्पिटल में एडमिट थी, पर ईशा ये नहीं बता रही थी कि उस दिन क्या हुआ था। संदीप उससे बार बार पूछ रहा होता है, लेकिन ईशा कहती है कि तुम रुक जाओ मेरे पास, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम रुक जाओगे तो मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था। पर संदीप के लिए सभी चीजों से ज्यादा जरूरी था अपने देश की रक्षा करना, क्योंकि वो किसी का पति होने से पहले, किसी का बेटा होने से पहले एक फौजी था, इसीलिए वो उस वक्त उसके पास नहीं रुकता और अपना कर्तव्य निभाने के लिए निकल जाता है। इन सब चीजों के होने के बाद ईशा ने संदीप से डिवोर्स लेने का सोच लिया था, और अब हमें यहाँ पता चलता है कि जो लिफाफा संदीप को मिला था उसमें डिवोर्स पेपर थे। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि संदीप के दिमाग में हजारों चीजें चल रही थी। उसके लाइफ में ही काफी उथल पुथल हो रखी थी, लेकिन तब भी वो वहाँ पर मौजूद था और सभी चीजों को साइड करके अपनी ड्यूटी निभाने में लगा हुआ था। संदीप वहीं पर लगी टीवी में देखता है कि न्यूज चैनल वाले सभी कुछ बताने में पड़े हुए हैं, और तब उसे समझ आता है कि आतंकी कैसे इतने चौकन्ने हो रखे हैं कि हमारे लोग मरते जा रहे हैं। संदीप गुस्से में बाहर जाता है और मीडिया वालों से कहता है कि उधर लोग मर रहे हैं और आप लोगों को सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज और अपने चैनल की टीआरपी की ही पड़ी हुई है। संदीप कहता है कि स्विमिंग पूल के पास अभी भी 24 हॉस्टेजेस फंसे हुए हैं और वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें बचाएंगे, इसीलिए आप थोड़ी बुद्धि से काम लीजिए और ये करना बंद करिए। एक न्यूज रिपोर्टर थोड़ी देर रुकती है और फिर गहरी सांस लेते हुए फिर से उसी जोश में रिपोर्टिंग करने लग जाती है, और जो कुछ भी संदीप बताकर गया था वो सब कुछ बताने लग जाती है। ये सारी खबर आतंकियों का मेन लीडर देख रहा होता है, तो वो आतंकियों से पूल की ओर जाने को कहता है ताकि वहां पर छुपे लोगों को मार सके। 3 आतंकी पूल के पास पहुंच जाते हैं तो पानी के अंदर से गोलियां बाहर निकलती हैं और 2 आतंकी ढेर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि संदीप और उसकी टीम पानी के अंदर छुपकर घात लगाए बैठी थी उनको मारने के लिए। वहां से एक आतंकी भागने लग जाता है तो वो उसको मारने के लिए जाते हैं और काफी गोलीबारी के बाद उसे मार डालने में कामयाब हो जाते हैं। संदीप ने जो कुछ भी मीडिया को बताया था वो सब बस प्लान था, क्योंकि वो जानता था कि मीडिया को कुछ भी बोलने से वो सुधरने नहीं वाली और वही करेगी जो करती आ रही थी, तो वो झूठी इंफॉर्मेशन दे देता है ताकि वो आतंकियों को मार गिरा सके, और ये प्लान उसका कामयाब हो भी जाता है। सीनियर ऑफिसर संदीप से कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं आज के लिए मिशन यहीं रोकने के, और कल सुबह फिर से हम अंदर जाएंगे। थोड़ी फुर्सत मिलने पर संदीप घर पर कॉल लगाता है, पर कॉल नहीं लग पाता। तभी उसके पास ईशा का फोन आता है तो उससे बात होती है। संदीप उससे कहता है कि हम अब भी साथ रह सकते हैं, लेकिन ईशा कहती है कि तुम मेरे साथ तभी होते हो जब देश को तुम्हारी जरूरत नहीं होती। हर किसी को तुम्हारे सैक्रिफाइसेस दिखते हैं, लेकिन उन सैक्रिफाइसेस का क्या जो हम करते हैं ताकि तुम अपनी ड्यूटी कर सको। संदीप कहता है कि मैं तुम्हारे सैक्रिफाइसेस को समझ सकता हूँ, और अगर 2 लोगों के बीच प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन ऐसे अलग नहीं हो जाते। ईशा कहती है कि उस दिन हॉस्पिटल में मुझे लगा कि तुम मेरे पास रहोगे, मेरे साथ रहोगे, लेकिन मैं तब भी अकेली थी और अब भी अकेली हूँ। संदीप कहता है कि मैं आऊंगा और तब तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे बता दो कि उस दिन हॉस्पिटल में क्या हुआ था। ईशा कहती है कि तुम रहने दो, तुम ना जानो तो बेहतर है। तभी ईशा को संदीप की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है, जिससे कि उसे एहसास होता है कि शायद वो ताज होटल में है, तो वो उससे पूछती है कि वो कहाँ है। संदीप उसका ही जवाब उसको ही देते हुए कहता है कि तुम रहने दो, तुम ना जानो तो बेहतर है, और इतना कहते हुए वो फोन काट देता है।
प्रमोदा को एक वॉकी टॉकी मिल गया था जिससे वो कांटेक्ट करके जानकारी देती है कि उसके साथ एक बच्ची है जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अगर अभी कोई बचाने नहीं आया तो आतंकी के मारने से पहले ही बच्ची मर जाएगी। ये बात जब संदीप को पता चलती है तो वो सीनियर ऑफिसर से वापस अंदर जाने को कहता है। ऑफिसर कहते हैं कि हम नहीं जानते कि अंदर कितने आतंकी हैं और हमें ये भी नहीं पता कि वो जानकारी सही है या फिर झांसा है, इसीलिए हम कल सुबह ही जाएंगे। संदीप कहता है कि वो लोग उन्हें मारने के लिए सुबह तक का वेट नहीं करेंगे और अगर हमारी वजह से किसी एक की भी जान गई तो मैं कभी भी अपने आप को सोल्जर नहीं कहला पाऊंगा। सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम उन दोनों को बचाना चाहते हो लेकिन उन तक पहुंच पाना आसान नहीं होगा और बचाने के लिए हमारा बचा होना जरूरी है और आतंकी तो बस मरना और मारना ही जानते हैं। और तुम बताओ कि इस वक्त उनको बचाने के लिए हमारे कितने सोल्जर्स को गंवाने के लिए मैं तैयार रहूं। संदीप जवाब देता है कि बस एक। सोल्जर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हिम्मत के साथ लड़ना बल्कि होता है सबकी हिम्मत बनना। और इतना कहते ही वो प्रमोदा को बचाने के लिए निकल जाता है। संदीप अकेले ही होटल के अंदर घुसता है और सब जगह टीयर गैस फेंक कर आतंकियों के ऊपर गोली चलाने लग जाता है और एक एक करके सभी को घायल करते जा रहा होता है। अपनी सारी ट्रेनिंग और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वो प्रमोदा और उस बच्ची को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी सारे बचे हुए आतंकी एकजुट होकर संदीप पर हमला कर देते हैं जिस वजह से वो बाहर नहीं जा पाता और वहीं पर उनसे मुकाबला करने लग जाता है ताकि आतंकी बाहर की ओर ना जा सकें। बाकी ऑफिसर्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर आतंकी बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं जिसकी वजह से जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है। अब सिर्फ अकेला संदीप ही वहां रह गया था उन आतंकियों से लड़ने के लिए और वो लगातार उन पर हमला करके उनको घायल करते जा रहा होता है। पूरे जोश के साथ हिम्मत बटोरते हुए संदीप लगातार उन पर अटैक करके उन सभी आतंकियों की ऐसी तैसी कर डालता है। लेकिन तभी एक आतंकवादी पीछे से आकर संदीप के ऊपर गोली चला देता है। आतंकियों का ईमान और धर्म होकर भी उनका कोई ईमान धर्म नहीं था क्योंकि उसने पीछे से वार किया था जो कि कायरों का काम होता है। संदीप तब भी हार नहीं मानता और जख्मी हालत में होते हुए भी वो उन आतंकियों का सामना करते हुए उनको मारते जा रहा होता है। उन आतंकियों का मेन लीडर बार बार पीछे से हमला किए जा रहा था लेकिन संदीप उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और फिर पूरी जान लगाकर उस आतंकी की जान निकाल देता है। नीचे से ऑफिसर्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन दो आतंकी जो कि बचे हुए थे वो लगातार दरवाजे की ओर फायरिंग किए जा रहे होते हैं। तभी संदीप सभी ऑफिसर से कहता है कि कोई भी ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद संदीप पूरी तरह से घायल होकर भी लगातार आतंकवादियों पर गोली चलाते जा रहा होता है और उनको एक कोने में कर देता है ताकि वो कहीं से भाग ना सकें। संदीप की धीरे धीरे आंखें बंद होने लग जाती हैं और उसे एहसास होने लग जाता है कि वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। संदीप को अपने माता पिता की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं और वो उन्हें महसूस करते हुए उनको इमेजिन करने लग जाता है कि जैसे कि वो उन्हें बुला रहे हो। संदीप अपने पिता को अपने सामने फील करता है और आखिरी बार सभी को याद करते करते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपने देश के लोगों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ऑफिसर से एक बॉम्ब फेंक कर आखिरी आतंकवादी को भी मार डालते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब संदीप इस दुनिया में नहीं रह गए थे। वहाँ सभी ऑफिसर संदीप को सम्मान देने के लिए अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो बलिदान दिया था वो बहुत ही बड़ा था। उधर संदीप के पिताजी फोन पर फोन करने में पड़े हुए थे ये पता लगाने के लिए कि उनका बेटा कहां पर है लेकिन तभी उन्हें टीवी पर खबर देखने मिलती है कि एनएसजी के ट्रेनिंग कमांडर संदीप उन्नीकृष्णन अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो हमेशा याद किए जाएंगे। ये खबर देखकर संदीप के माता पिता का दिल एकदम दहल जाता है और सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं और आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं क्योंकि किसी को अपने बेटे की मरने की खबर इस तरह मिलना पैरों तले जमीन खिसकने जैसा ही था। कुछ समय बाद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की डेड बॉडी उनके घर वापस आती है जहां उनको पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है। सीनियर ऑफिसर ईशा को डिवोर्स पेपर देते हुए कहते हैं कि उसने इस पर साइन नहीं किए। ये देखकर ईशा खूब रोती है क्योंकि संदीप उससे कभी भी अलग होना नहीं चाहता था। संदीप के पिता हमेशा से ये चाहते थे कि उनका बेटा उनके कंधे पर बैठकर दुनिया देखे लेकिन आज वो अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें दुनिया दिखा रहा था। यानी कि संदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा शहर आया हुआ था और सभी लोग कह रहे थे कि संदीप उन्नीकृष्णन अमर रहें और ये सुनकर संदीप के माता पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था।
अब हम देखते हैं कि 26/11 आतंकी हमले को 10 साल बीत गए होते हैं। तो जितने भी लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे और जिनकी जानें गई थीं, उनको याद करने के लिए एक मेमोरियल डे मनाया जा रहा होता है, जहां संदीप के परिवार को बुलाया गया होता है। पिताजी कहते हैं कि संदीप का आर्मी में होना हमें पसंद नहीं था, लेकिन जब आज मैं उन चेहरों को देखता हूँ जिन्हें उसने बचाया, वो लोग जिसने उनको इंस्पायर किया और कुछ जो उसको हीरो मानते हैं, उन्हें देखकर आज मुझे एहसास हो रहा है कि संदीप सही था। मैंने आज मेरे बेटे की फोटो गांधी जी और भगत सिंह के साथ देखी। मेरा बेटा इतना महान तो नहीं था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो कुछ अलग था। गांधी जी को नहीं पता था कि वो गुजरने वाले हैं, लेकिन मेरे बेटे ने मौत की आंखों में आके डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरे देश को नहीं। मेरा बेटा मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी मौत के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए अमर रहेगा। अब यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब संदीप बॉर्डर पार करके पीओके पहुंच गए थे, और हम देखते हैं कि वो वहाँ के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। वहाँ के बच्चे उनके साथ खेलकर काफी खुश थे और संदीप को भी उनके साथ खेलकर काफी खुशी मिल रही थी। और फिर इसी सच्ची कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो मूवी है वो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर आधारित है, जो अकेले ही ताज होटल पर हमला करने वाले आतंकियों से भिड़ गए और अपनी जान की परवाह न करते हुए उन सबको मार गिराया। फिल्म में जो कहानी बताई गई है उसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि उनकी जिंदगी की कहानी हमें ये नहीं बताती कि वो कैसे कुर्बान हुए, बल्कि ये बताती है कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी जी है। संदीप की अपनी एक जिंदगी थी और उनके अपने सपने थे कि वो हमेशा से ही अपने बदन पर एक वर्दी देखना चाहते थे, और अपनी मेहनत से उन्होंने ये कर दिखाया था। और जो वर्दी पहनने के बाद उसका काम होता है वही उन्होंने किया था, और उस वर्दी के मान सम्मान को बनाए रखा। इस मूवी की कहानी लगभग शेरशाह मूवी के जैसे ही थी, और शायद ऐसा ही होता है कि जो इंसान अपनी मर्जी से अपना सपना लेकर आर्मी में जाता है उसकी कहानी कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन इस मूवी में थोड़ा फर्क ये था कि यहाँ परिवार के सैक्रिफाइसेस को भी दिखाया गया है, वो भी बहुत करीब से। हम सोल्जर्स को महान मानते हैं क्योंकि वो महान काम करते भी हैं, यानी कि देश के अंदर रह रहे लोगों की रक्षा करना, लेकिन उनकी भी एक जिंदगी होती है जहां उनका परिवार होता है। तो जिस तरह हमारे परिवार में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक वैसे ही उनके परिवार में भी आते हैं। और जितना एक सोल्जर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है उतना परिवार भी करता है, क्योंकि हर पल ये डर लगा ही रहता है कि कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए, और अगर घर में कुछ गड़बड़ी होती है तो उस इंसान तक खबर पहुंच ही नहीं पाती जो देश के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। ईशा ने संदीप को नहीं बताया कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था, और ज्यादा साफ तौर पर बताया भी नहीं गया है, लेकिन सीन को देखने पर यही पता चल रहा था जैसे कि ईशा का मिसकैरेज हुआ हो। ईशा जब हॉस्पिटल में थी तो उसने संदीप को नहीं बताया कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि वो जानती थी कि वो परेशान हो जाएगा, जबकि उस वक्त उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ऐसे ही चीजें होती हैं जो हम एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं ताकि दूसरा इंसान अपना काम सही से कर सके। वैसे किसी एक की कहानी सबकी कहानी नहीं बन सकती, तो ये कह सकते हैं कि जो संदीप की लाइफ है वो हर आर्मी वाले की लाइफ नहीं हो सकती। सबकी अलग कहानी, अलग सिचुएशन होंगी और अलग सैक्रिफाइसेस होंगे। यहाँ हम ईशा को बिल्कुल भी गलत नहीं मान सकते, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से लगभग सही ही थी। ईशा का बचपन कुछ ऐसा बीता कि उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला और वो अकेले ही रहती थी। उसने संदीप से दोस्ती तक ही बात सीमित रखी, क्योंकि वो जानती थी कि जहाँ वो जाना चाहता है उसके बाद उसे फिर से इंतजार करने वाला समय ही बिताना होगा। लेकिन संदीप ने उसे भरोसा दिलाया कि वो जब भी मुसीबत में या दुखी होगी तो वो उसके साथ रहेगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि संदीप सही नहीं था या ईशा गलत थी, दोनों ही अपने अपने जगह सही थे। फिल्म में इंडियन मीडिया की असलियत भी दिखाई गई है कि कैसे वो काम करती है और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके लापरवाही की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, और जो भी दिखाया गया है वो काफी हद तक सही ही देखने को मिलता है। वैसे यहाँ मैं रिपोर्टर्स या फिर न्यूज चैनल्स में काम करने वाले लोगों को कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनके जो बॉस होते हैं वही ऑर्डर्स देते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है, और वैसे ही न्यूज दिखानी पड़ती है जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जॉब से निकाल देने के लिए एक बार भी सोचा नहीं जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में नौकरी पाने के लिए सभी बैठे हैं, तो उन्हें पता है कि एक जाएगा तो दूसरा कोई आ ही जाएगा जो उनके इशारों पर चल सके। रिपोर्टर्स और एंकर्स बहुत कुछ देखते हैं और समझते हैं, और उनका भी कभी कभी मन करता है सच दिखाने का, पर जब देखने वालों को तमाशा देखने में ज्यादा मजा आता है तो मीडिया वही दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। मूवी की बात करें तो हमें सारे इमोशंस देखने को मिलते हैं, और इस तरह से मूवी को बनाया गया है कि उसके अंत होने तक हमारे आंखों में नमी सी आ जाती है।
फिल्म में लिखे डायलॉग्स और उसकी सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन सीन सभी कुछ कमाल का है और ये सब मिलकर मूवी को इतना बेहतर बना देते हैं कि अंत तक हमें वो बांधे रखती है। एक्टिंग की बात करें तो आदवी शेष ने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के रोल को निभाया नहीं बल्कि जिया है और इस फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। साई मंजरेकर ने ईशा के रोल को काफी अच्छे से निभाया है और हम उनके हर इमोशंस और शिकायत को समझ पाते हैं। प्रकाश राज का यहाँ पर काफी अहम रोल नजर आता है क्योंकि वो उस पिता के रोल में है जो अपने बेटे की कहानी को सुना रहे हैं और उनकी आवाज से इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि म्यूजिक के साथ उनके डायलॉग सुनने पर एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संदीप और उनके पिता के बीच का जो रिश्ता दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छा नजर आता है। वहीं बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी ने काफी अच्छा काम किया है और सबकी एक्टिंग की वजह से इस मूवी को पसंद किया जा रहा है। मेरे ख्याल से शेरशाह के बाद ये दूसरी मूवी है जिसे देखकर मैं इमोशनल हो गया था और जोश से भर गया था और साथ ही साथ ये एहसास भी हुआ कि हमारे देश के जवान और उनका पूरा परिवार कितना कुछ सहता है और करता है। मुझे पूरी तरह से रियल कहानी तो नहीं पता कि कैसे क्या हुआ था, तो मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि फिल्म में दिखाई गई हर चीज रियल है। वैसे मूवी में अपनी तरफ से कुछ चीजें डाली ही जाती हैं ताकि वो पूरी तरह से एक फिल्म बन पाए जिसे लोग देखें तो उसे समझें और जानें, तो काफी कुछ रियल लाइफ से अलग हो भी सकता है। फिल्म में एक सीन है जहाँ पर संदीप बॉर्डर पार करके बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं। तो अगर आप बहुत जानकार हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो इस सीन में कितनी सच्चाई है, और अगर कोई सैनिक ऐसा करता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। हमें कमेंट करके आप अपने विचार जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन मेजर मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।